देखिए नई जो पीढ़ी है जी नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के बजाय ज्यादा आइडियाज रखती है। एक दौर में यहाँ पे छात्र राजनीति बड़े अपने चरम पे रही है। एक दौर ये हुआ कि यहाँ पे बड़े बड़े छात्र नेता जो हैं निकले और बाद में वो देश की राजनीति में उन्होंने अब हिस्सा उनको अपने रूम में बैठ के मोबाइल से लेना है। मोबाइल में सोशल मीडिया के अंदर वो क्या चल रहा है, यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं, फेसबुक पे क्या देख रहे हैं। कई विश्वविद्यालयों में ऐसा देखने को मिलता है कि हॉस्टल में रह रहे जो छात्र होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। कि आत्महत्या जैसा जो कदम कहीं ना कहीं आपको भावनात्मक रूप से जो कमजोर करता लोग हैं, कमजोर जो हो जाते हैं, वही ऐसे पहली चीज तो अपने कमरे में, अपनी किताब में, अपने सब्जेक्ट तक सीमित नहीं। हम तो कह रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल फ्री होना चाहिए। जेएनयू जब बनाया गया तो वो एक मॉडल विश्वविद्यालय, परिवार में भी जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते तुझे क्या पता है। नमस्कार साथियों, मैं वीरेंद्र, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब मंच बोलो साथी। हमारे साथ मौजूद हैं श्री योगेश जी। ये ज़्यादातर दिल्ली में रहते हैं लेकिन निरंतर वृत्तांत करते रहते हैं, जगह जगह जाते रहते हैं विश्वविद्यालयों में और तमाम प्रदेशों में पूरी भारत की यात्रा करते रहते हैं, जहाँ पर लगता है इनको कि यहाँ पर कुछ हमको सीखने को मिलेगा, वहाँ के समाज के बारे में, परिदृश्य के बारे में और वहाँ के परिवेश के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आज लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हैं, तो हमने सोचा इनसे बात की जाए और यात्रा वृत्तांत के बारे में कि वो चीज़ें जो छात्रों के जीवन में घटती हैं और छात्र क्या सोचते हैं वर्तमान परिवेश के लिए। सर योगेश यादव जी, और दिल्ली में पिछले 15 साल से रह रहा हूँ। उसके अलावा मैंने लगभग उत्तर भारत के तकरीबन सारे राज्य तो देखे ही हुए हैं जी। दक्षिण भारत में मेरी अभी कम जगहों पे मैं गया हूँ जी। मेरी यात्रा जो रहती है ज़्यादातर ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे लोगों से हम बात कर सकें, मिल सकें। ख़ास तौर से किसी भी शहर में हम जब जाते हैं तो वहाँ का यूनिवर्सिटी, वहाँ के विश्वविद्यालय को देखना मेरी पहली प्राथमिकता होती है जी। छात्रों से बातचीत और ये सब चीज़ें देखते रहते हैं, करंट में क्या छात्र सोच रहे हैं, उनकी क्या समझ है। और इस यात्रा को हम चूँकि बातचीत करते हैं लोगों से, उनसे मिलना मिलाना होता है, उनके तौर तरीके देखते हैं, सुनते हैं, हाथ से रुक जाते हैं जी। तो इस यात्रा का नाम ही हमने दिया हुआ है संवाद यात्रा जी। इसको आप हैशटैग संवाद यात्रा के नाम से हमारे फेसबुक आप जो आईडी है उस पर देख भी सकते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? जैसे कि आप छात्रों के बीच में जाते हैं, उनका खान पान, उनका रहन सहन, जिस तरीके से आप जानने का प्रयास करते हैं, क्या उद्देश्य है आप उन छात्रों के बारे में जानने के बाद? उद्देश्य इसमें सिर्फ ये है कि देखिए नई जो पीढ़ी है जी, नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के बजाय ज़्यादा आइडियाज़ रखती है, उसके पास ज़्यादा ऊर्जा है और समाज में क्या तब्दीलियां हो रही हैं वक्त के साथ में, उन चीज़ों को युवा पीढ़ी बहुत अच्छे से समझती है। अगर आप नई पीढ़ी से नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब है कि आप वही घिसी पिटी पुरानी चीज़ों को लगातार खोद रहे हैं और लगातार उन्हीं के ऊपर आप बात कर रहे हैं। नई पीढ़ी किस तरीके से बदल रही है, आप उस पीढ़ी में क्या समझ विकसित हो रही है, इन सब चीज़ों को देखने समझने के लिए उनके बीच जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ। और यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक कल्चर है, उस कल्चर में कैसा बदलाव हो रहा है। जैसे ये आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी में अभी मैं खड़ा हूँ जी। लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस जो है, एक दौर में यहाँ पे छात्र राजनीति बड़े अपने चरम पे रही है। एक दौर ये हुआ कि यहाँ पे बड़े बड़े छात्र नेता जो हैं निकले और बाद में वो देश की राजनीति में उन्होंने बड़ा काम किया। तो उनका दौर क्या था, उसके बाद का दौर क्या है, आज का दौर क्या है। तो इन सब चीज़ों को समझना, उनके बीच बारीकी। अच्छा, जैसा कि आप इस चीज़ का जानने का प्रयास करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि पहले का दौर जो छात्र नेता हुआ करते थे वो आम छात्रों की बातों को उठाते थे, लेकिन आजकल ऐसा एकजुटता छात्रों में नहीं दिखती है। अगर छात्र कोई किसी भी प्रकार का आंदोलन करते हैं तो वो समझते हैं कि वो राजनीति के लिए कर रहे हैं या फिर राजनीतिक पार्टी के लिए कर रहे हैं। मतलब कहा जाए तो छात्रों के मुद्दों पर छात्र एकत्रित नहीं होते आज जो देखा जाए तो। देखिए इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण तो ये है कि ये सोशल मीडिया का दौर है जी। सोशल मीडिया के दौर में एक ग्लैमर जो होता है, एक चार्म जो है नेताओं का, वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज और वहाँ के छात्रों पे हावी है, क्योंकि वो लगातार सोशल मीडिया से उन नेताओं के साथ जुड़े रहते हैं। तो वही सोच पाते हैं जो उस तरीके के नेता वर्तमान में कर रहे होते हैं, उनको कैसे जिंदाबाद करना है, कैसे उनको आगे पीछे घूमना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे उनको उनके साथ में फोटो खिंचवा लेनी है, यहीं तक सीमित है। पहले के छात्र नेताओं में ये था
कि उनके जो पीछे की पीढ़ी थी वो नई पीढ़ी को, अपने जूनियर्स को सिखाती थी और उन मुद्दों के ऊपर वो बात करते थे। उस तरीके के आंदोलन, उस तरीके की चीज़ों में वो सीखते थे और हिस्सा लेते थे। अब हिस्सा उनको अपने रूम में बैठ के मोबाइल से लेना है। मोबाइल में सोशल मीडिया के अंदर वो क्या चल रहा है, यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं, फेसबुक पे क्या देख रहे हैं, या उनके एक दो जो साथी हैं उनके साथ, उसके ज़्यादा उनकी जो मोबाइलों ने, सोशल मीडिया ने आपका दायरा तो बहुत बड़ा किया है लेकिन आपको बहुत सीमित कर दिया है। कई विश्वविद्यालयों में ऐसा देखने को मिलता है कि हॉस्टल में रह रहे जो छात्र होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो एक ये किस प्रकार का जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है इसी विश्वविद्यालय में, जहाँ पर बच्चे को, छात्र को मजबूत किया जाता है मानसिक तौर पर, वैचारिक तौर पर, कि वो सही और गलत का अंतर बता सके और उसको लेकिन आजकल क्या है कि अभी विश्वविद्यालय में, हमारी विश्वविद्यालय में एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं घटनाएं तमाम विश्वविद्यालयों से निकल के आती हैं हॉस्टल में कि वो सुसाइड कर लिया आज किसी छात्र ने। तो फिर ऐसा क्या है वो छात्र? देखिए, इसके पीछे एक, मुझे तो एक सीधा सा कारण समझ में आता है कि आत्महत्या जैसा जो कदम है ये कहीं ना कहीं आपको भावनात्मक रूप से जो कमजोर करता है, लोग हैं, कमजोर जो हो जाते हैं जी, वही ऐसे कदम उठाते हैं। तो भावनात्मक रूप से किसी को कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए ये है कि हर एक सीनियर जी अपने से जूनियर छात्रों को भावनात्मक रूप से मजबूत करे, उनको जोड़े, उनके साथ कनेक्ट रहे और उनसे चीज़ों को समझता सीखता रहे। आपके साथ जिस समय जो पुराना दौर था उस समय मैं बात कर रहा हूँ, मोबाइल नहीं था, लोगों को बतियाने के लिए अपने दोस्तों के साथ जाना है, अपने सीनियर्स के साथ जाना है, कोई ना कोई उनके भैया होते थे, कोई ना कोई उनके सीनियर्स होते थे, उनके साथ में वो लड़के सीखते थे, उनसे जानते थे परेशानियों से कैसे जूझना है। आज के समय में क्या है कि हमने एक कंफर्ट जोन उनको दे दिया है, फैमिली ने भी और यहाँ आपके जो हॉस्टल है यहाँ पे भी। तो वो लड़के अपने उस कंफर्ट जोन में रहते हैं, जैसे ही उस कंफर्ट जोन से बाहर उनको थोड़ा सा भी तकलीफ हुई जी तो इस तरीके के कदम उठा। आजकल माहौल जिस तरीके से देखा जाए तो सीनियर वैचारिक तौर पर बच्चों को मजबूत नहीं करते हैं जो जूनियर्स होते हैं। हाँ, बार बार यही बात हम वैसे भी कह रहे हैं, इस बात को हम आपस का जो सीनियर और जूनियर का जो आपस का कहा जाए तो एक भेद है जी, जूनियर और सीनियर का, तो वो भेद कैसे उसको खत्म किया जाए? डरते हैं ना जूनियर सीनियर से बात करने पर, तो सीनियर कहीं ना कहीं उनको खत्म करने के लिए तो देखिए सीधी सी बात है कि पहली चीज तो अपने कमरे में, अपनी किताब में, अपने सब्जेक्ट तक सीमित नहीं हो जाना है किसी को भी जी। पहली चीज तो ये है, आपका दायरा थोड़ा सा बड़ा हो, लोगों से पहुंच आपकी बड़ी हो, आपकी पहचान धीरे धीरे बनाइए जी और मिलिए। आप सीनियर हैं, जूनियर्स को बीच बीच में टोकते रहिए, उनके साथ हंसते मुस्कुराते रहिए, उनको छेड़ते रहिए जी। अगर आप जूनियर हैं तो सीनियर्स को आप एक सम्मान दीजिए, उनसे पूछते रहिए, मुद्दों पे बात करते रहिए चीज़ों को लेके। सबसे बड़ी बात है कि आप शैक्षिक रूप से तो मजबूत हो रहे हैं लेकिन सामाजिक रूप से आप कमज़ोर हो रहे हैं। सामाजिक रूप से कमज़ोर नहीं होना है, सामाजिक रूप से मजबूती के लिए ज़रूरी है एक दूसरे से कनेक्टिविटी। और ये कनेक्टिविटी मैंने सबसे शुरुआत में कहा है जी कि एक संवाद ही कायम करना पड़ेगा और वही संवाद में जो जूनियर्स, जैसे जो ग्रेजुएशन में आता है बच्चा, वो बैठना पसंद नहीं करता है, उसको कैसे, जो पहली उसको सीढ़ी है वो कैसे उसको कहा जाए कि बेटा आप बैठिए हमारे साथ जो है बातें साझा करिए। तो बच्चा, यहाँ हम लोग लगातार संगोष्ठी करते हैं लेकिन छात्र बैठना पसंद नहीं करता। यूनिवर्सिटी का हालांकि माहौल बहुत ज्यादा बदला है जी, लेकिन फिर भी एक ये तो बात है कि हॉस्टल्स जो होते हैं उसमें सीनियर जूनियर सब रहते हैं। बिल्कुल, हॉस्टल की एक प्रॉपर्टी है कि उसमें सीनियर भी रहते हैं, जूनियर भी रहते हैं जी। तो सीनियर्स की एक ये जिम्मेदारी बनती है कि जूनियर छात्रों को आप बीच बीच में उनसे मिलने के साथ साथ ऐसे चुहलबाजी कर सकते हैं, उनसे हंसी मजाक कर ली, बतिया लिया, पूछ लिया कैसा कंफर्ट चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसा। आपके साथ जब तक कोई सहज नहीं होगा तब तक कनेक्ट नहीं होगा जी। तो पहली जरूरत है कि आप सहजता महसूस करें। वो सहजता महसूस नहीं करेगा तो क्यों कनेक्ट होगा आपसे? तो सहजता पहले आपको बढ़ानी है, सहजता बढ़ाने के बाद फिर आपको संवाद का। छात्रों की बात हो रही है और युवाओं की बात हो रही है जी, तो हम राजनीति को यहाँ से नहीं छोड़ सकते हैं। राजनीति पे बात यहाँ से जुड़ जाती है। जब एक छात्र, एक युवा वर्तमान सरकार के बारे में सोचता है और वो देखता है कि जो सरकार है वो हम पर उत्पीड़न भी कर रही है, हमारी छात्रवृत्ति को भी रोक रही है और हॉस्टल में भी जो उसका रूम रेंट है वो भी बढ़ता चला जा रहा है,
तो कहीं ना कहीं युवा सरकार की जो नाकामियां हैं, जो उसकी बुराइयां हैं, जो उसकी गलत नीतियां हैं, क्या उसको अपने वोट के माध्यम से बदलाव की तरफ मोड़ेगा या नहीं? मोड़ने के लिए तो देखो सीधी सी बात है, जब तक ये एजेंडा जो एक कहीं ना कहीं से सेट किया जाता है, उस एजेंडा को फिर फैलाया जाता है, जी। छात्रों में उस तरीके की चीज़ें आती हैं और वही भ्रम जो है एक उनके बीच में कायम हो जाता है और उसी के ऊपर एक वो बहस खड़ी कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा डीप समझना पड़ेगा, इसको बहुत गहराई से क्योंकि समझने की जरूरत है। ग्रेजुएशन का बच्चा इतनी जल्दी नहीं समझ पाता। हाँ, नहीं समझ पाता है, लेकिन उसको जो सीनियर्स छात्र हैं वो तो कम से उनका कम जानते ही, दायित्व तो ये बनता है। उनका दायित्व बनता है वो जी। समझाएं कि आपकी भलाई कहाँ पे है, जी। आपके हित की बात क्या है। अगर हम व्यापक रूप से इसी बात को कहेंगे तो हम तो कह रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल फ्री होना चाहिए, बिल्कुल। किसी भी एक सब देश सब समाज के लिए बहुत सहज उपलब्ध होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए। लेकिन हम उस तरफ अभी मुंह भी करके नहीं खड़े हुए हैं। जो हम बात कह रहे हैं वो तो बात बहुत गंभीर बात है कि सुलभ उपलब्ध हो, हम उस तरफ मुंह करके भी नहीं खड़े हैं, बल्कि हमने पीठ कर ली उस तरफ, और पीठ करने के बाद हम आगे बढ़े ही जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। आज के समय में जो निजीकरण चल रहा है, शिक्षा संस्थाएं जो पुरानी संस्थाएं उनको खत्म किया जा रहा है। आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपके जो फीस का ढांचा है, जो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स का ढांचा है, जो यहाँ पे तमाम कोर्स हैं उनका ढांचा है, वो फिर भी उन यूनिवर्सिटी सेल्फ फाइनेंस कोर्स कर दिया यार। जो उन कोर्सेस और उनसे फिर भी बहुत सस्ता है। आप गलगोटिया के अंदर जाके आप कहेंगे कि इंजीनियरिंग करिए, वही एक इंजीनियरिंग आप सरकारी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, तो दोनों फर्क है ना। मतलब कह सकते हैं कि गरीब का बच्चा इस विश्वविद्यालय परिसर में नहीं आ सकता। हाँ, तो इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, इस तरीके की परिस्थितियां बनाई जा रही हैं, ये बात समझाना है, तभी तो छात्र समझेगा अपने हित को। आप तमाम विश्वविद्यालयों में गए हैं, आपको ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय लगा जो कंफर्ट जोन हो सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में, और एक आम बहस बिल्कुल सुचारू रूप से उनके बीच में होती रहती है? देखिए, हालांकि इस तरीके का अब माहौल खत्म हो रहा है, मैंने तमाम विश्वविद्यालय देखे हैं, लगभग खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी दिल्ली में जैसे जेएनयू है, अभी काफी कुछ उसमें चीजें बची हुई हैं। जेएनयू का आपने जिक्र किया तो मैं एक बात यहाँ पे रखना चाहूंगा, जैसा कि अभी खबर मिली थी कि जेएनयू की जो दीवारें हैं उनको जो उस पे कोटेशन महापुरुषों के लिखे रहते थे उसको खत्म करने का और एक पेंट करने का काम किया जा रहा है। तो ये क्या है? ये वही है कि अब धीरे धीरे उन चीजों को खत्म किया जाए। एक क्योंकि बच्चा जब विश्वविद्यालय में प्रवेश करता था तो कोटेशन पढ़ के वो इतना समझ जाता था कि क्या गलत है और क्या सही है, लेकिन आज वो कोटेशन नहीं पढ़ेगा, महापुरुषों को नहीं जानेगा, क्रांतिवीरों को नहीं जानेगा, तो कैसे काम चलेगा? सीधी सी बात है, जेएनयू को जब बनाया गया तो वो एक मॉडल विश्वविद्यालय था। कल्पना ये की गई थी कि भारत के लगभग प्रत्येक जिले में इस तरीके का एक विश्वविद्यालय हो, जी, है ना, जहाँ पे सहज भाव में एक प्रोफेसर और एक छात्र के बीच में संवाद हो सके। जी हाँ, विश्वविद्यालय का मतलब है कि एक वैश्विक स्तर का संस्थान, बिल्कुल, वो एक कोई स्कूल नहीं है, वो एक विद्यालय नहीं है। तो वहां पे संवाद बराबर का कायम हो, इस तरीके का ना हो कि एक तरफा संवाद है। जब एक तरफा संवाद खड़ा किया जाएगा तो विश्वविद्यालय जैसा नहीं रह जाएगा। आपके कहने का मतलब है कि एक विचारधारा स्थापित कभी नहीं हो सकती। हाँ, नहीं हो सकती। बच्चे के अंदर क्या विचार आ रहे हैं उसको उठाना और उसको फैलाना जरूरी होता है, बिल्कुल जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र की पहली शर्त यही है कि व्यक्ति का लोकतांत्रिक होना जरूरी है। जब व्यक्ति लोकतांत्रिक होगा तभी समाज और देश लोकतांत्रिक होगा। कोई भी व्यक्ति के अंदर अगर लोकतांत्रिक भावना नहीं है, वो दूसरे का विचार सुनना नहीं चाह रहा है, स्कूल कॉलेज में जो है उस तरीके का प्रोफेसर दूसरा विचार अगर कहीं से आ रहा है तो उसको दबाना चाह रहा है, बिल्कुल, है ना, सोसाइटी में दबाना चाह रहा है, परिवार में दबाना चाह रहा है। आपके परिवार में भी जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते तुझे क्या पता है, जी, मैं कह रहा हूँ, मैंने देखा है। तो इस तरीके को वहां पे जब आपकी सोसाइटी के अंदर व्यक्ति लोकतांत्रिक नहीं है तो संस्थाएं लोकतांत्रिक कैसे बचेंगी? आपको मजबूत करना है तो एक शुरुआत हुई थी, उस अभी हम वहां पहुंचे नहीं थे, शुरुआत हुई थी। और उस शुरुआत को जिस समय नेहरू जैसे और तमाम लोग थे उन्होंने काफी उस तरीके की संस्थाएं डेवलप करने की कोशिश की। आज का दौर ये धीरे धीरे ये आया है कि हमें जिस तरफ बढ़ना था उसके हम ठीक विपरीत दिशा में हम दौड़ रहे हैं, और इतना दौड़े जा रहे हैं कि हमें ये नहीं लग रहा है कि आने वाले वक्त में अभी हम कहीं पे उस तरीके का माहौल खड़ा कर पाएंगे। अब सिर्फ हमें एक ढांचा दिखाया जा रहा है, एक केवल एक पर्दे पे आ रहा है कि हाँ लोकतांत्रिक चीजों को हम बनाए रखे हैं, लेकिन बनाने की बजाय हम उनको बिगाड़ रहे हैं। साथियों, जैसा कि आपने योगेश जी से सुना
ये तमाम मुद्दों पे हमने बात की, छात्रों के मुद्दों पर और युवाओं की क्या समस्याएं हैं उन मुद्दों पे बात की। कैसा लगा हमारी वीडियो देखकर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।